हेलो एंड वेलकम टू मार्केट का मॉर्निंग डोज बाय चार्टिकल चैट्स। सबसे पहले देख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 26 तारीख को डीआईज ने 5,024 करोड़ की खरीदारी की है। कैश मार्केट में एफआईआईज ने 10 करोड़ की खरीदारी की है। स्टॉक फ्यूचर्स 3283 करोड़ के खरीदे हैं। वहीं निफ्टी फ्यूचर्स 1168 करोड़ के बेचे हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में खरीदारी की है 490 करोड़ की। और फिन निफ्टी में 214 करोड़ की बिकवाली की है। मिड कैप निफ्टी में 11 करोड़ की खरीदारी की है। लेकिन कल सबसे ज़्यादा जो इंडेक्स भागा है वो है मिड कैप निफ्टी। तो इन आंकड़ों को देख के ये स्पष्ट हो जाता है कि मिड कैप निफ्टी में जो खरीदारी कल हुई है वो ज़्यादातर क्लाइंट की तरफ से हुई है। क्लाइंट मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स। एफआईआई फ्यूचर्स में शॉर्ट साइड जो ओपन इंटरेस्ट है वो 9,000 पॉइंट से घटा है और लॉन्ग साइड पे 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स घटे हैं। तो दोनों तरफ ही अनवाइंडिंग हुई है, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुई है, शॉर्ट अनवाइंडिंग भी हुई है। और इसी वजह से मार्केट में इनडिसाइसिवनेस का माहौल है। कहीं खरीदारी कर रहे हैं एफआईआईज कैश मार्केट और स्टॉक फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं, निफ्टी को बेच रहे हैं, मिड कैप निफ्टी को खरीद रहे हैं, फिर निफ्टी को बेच रहे हैं, बैंक निफ्टी को खरीद रहे हैं। ओवरऑल डिडक्शन ये है कि आज बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा बहुत कंपेरेटिवली अच्छा दिन रह सकता है, स्पेसिफिकली बैंक्स के लिए। तो बैंक्स में भी पीएसयू बैंक्स पे फोकस करके चलें। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। यहाँ डिस्कस किए गए किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मेरी खरीदारी या बिकवाली की कोई राय नहीं है। डिस्कस किए गए सारे लेवल्स केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ट्रेडिंग इज़ ए रिस्की बिजनेस। कृपया अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। डिटेल डिस्क्रिप्शन डिटेल डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में पढ़ना ना भूलें। तो आइए देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स का हाल। कल गिफ्ट निफ्टी 9 पॉइंट्स गिरकर फ्लैट बंद हुआ था और आज सुबह 50 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं डाउ जोन्स कल ऊपर से फिसल के 31 पॉइंट नीचे 0.08% बंद हुआ था और मॉर्निंग में 61 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा था। S&P 500 भी फ्लैटिश -15 पॉइंट्स 0.3% के आसपास नीचे बंद हुआ था। मॉर्निंग में 7 पॉइंट ऊपर। US 100 विच इज़ नेस्डेक, ये -70 पॉइंट लगभग 0.5% नीचे और मॉर्निंग में 27 पॉइंट्स ऊपर इसके फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। US 2000 विच इज़ रसेल 2000 इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये -6 पॉइंट्स यानी कि 0.31% नीचे कल बंद हुआ था। मॉर्निंग में फ्लैट ट्रेड कर रहा था 3 पॉइंट ऊपर। और FTSE 100 विच इज़ लंदन इंडेक्स, ये 13 पॉइंट बढ़कर कल बंद हुआ था। अ, लेकिन मॉर्निंग में -4 पॉइंट नीचे। ASX 30 पॉइंट गिरकर बंद हुआ था। दिस इज ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स S&P ASX 200। मॉर्निंग में भी ये -27 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा था। वहीं निक्केई 74 पॉइंट्स बढ़कर कल बंद हुआ था। आज मॉर्निंग में -187 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। हैंग सेंग 144 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ था कल, आज -250 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से भी रुझान मिले जुले हैं। रात को कुछ मार्केट्स कल रात नीचे गिर के बंद हुए हैं, मॉर्निंग में फ्यूचर्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं एशियन मार्केट्स कल बढ़ के बंद हुए थे, आज घट रहे हैं। तो ओवरऑल मिला जुला रुझान है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी से भी और ग्लोबल मार्केट्स से भी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, श्रीराम फाइनेंस की आज निफ्टी में एंट्री होगी और यूपिल की एग्जिट। ये एक्शन जो होगा मार्केट क्लोजिंग के बाद होगा, तो इन दोनों स्टॉक्स में एक्शन बन सकता है। किसी भी तरफ का एक्शन बन सकता है। ये ना माने कि यूपीएल एग्जिट कर रहा है तो इसमें बिकवाली होगी और श्रीराम फाइनेंस एंट्री कर रहा है तो इसमें खरीदारी ही होगी। ये नई न्यूज़ नहीं है, पुरानी न्यूज़ है, इसका एग्जीक्यूशन आज हो रहा है।
तो सिर्फ इस न्यूज़ के बेस पे कुछ भी ट्रेड ना करें, और इनफैक्ट ऐसे स्पेसिफिक डेज जहाँ पे कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता, उनमें ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। आइए अब रुक करते हैं चार्ट्स का। अब आपके सामने चार्ट है निफ्टी का। दिस इज एन आर्ली चार्ट। इसमें आप देख पा रहे होंगे, मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था। कल मतलब जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ एक आइलैंड पैटर्न बना है, जहाँ पे नीचे एक आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर रह जाता है, ऊपर से एक गैप डाउन होता है, फिर आइलैंड जैसी की तरह ही एक स्ट्रक्चर बन के एक गैप अप होता है, और यहाँ से ऊपर चल पड़ती है मार्केट, या ऊपर ये बने तो नीचे चल पड़ती है मार्केट। इसी स्ट्रक्चर को एक दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है, इस पर्टिकुलर केस में हमेशा नहीं होता है ऐसा, क्योंकि ये पास पास है तो हमें ये हेड एंड शोल्डर की तरह भी दिखाई दे रहा है। यहाँ लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने से आप देख पा रहे होंगे, शोल्डर वन, शोल्डर टू, एंड this is the head. So this is an inverted head and shoulder pattern on hourly charts in Nifty. ये जो ब्लू जोन मैंने बनाया है, ये हेड की डेप्थ से लेके, और जो नेक लाइन हमने डाली हुई है इसे ये है नेक लाइन। इस को हेड के दोनों कॉर्नर्स को कनेक्ट करके डाला जाता है, और इससे लेके और सेंटर की जो डेप्थ होती है, इस डेप्थ को उठा के हम ब्रेकआउट जो है राइट शोल्डर का, उसके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, तो लेवल्स निकल के आते हैं 22,390 के। जनरली इस तरह के पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर आपका जो टारगेट होता है वो इस डेप्थ के इक्विवेलेंट ही होता है। तो निफ्टी के लिए जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 22,390 के आसपास हैं, और जो स्टॉप लॉस होता है वो राइट शोल्डर के पास होना चाहिए। तो राइट शोल्डर का जो लोअर लेवल ऑफ क्लोजिंग है, लोएस्ट क्लोजिंग राइट शोल्डर पे आई है इस कैंडल पे, विच इज अराउंड 21,950। 21,950 के आसपास का स्टॉप लॉस, और 22,400 के आसपास के टारगेट्स बनते हैं इस पैटर्न के हिसाब से निफ्टी में। आइए आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी आप देख रहे होंगे, आइलैंड रिवर्सल उतना ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग नहीं थी। गैप डाउन के बाद पूरा रिकवर कर गया था, और उसके बाद दोबारा गिरा है, तो इसे हम आइलैंड रिवर्सल नहीं कहेंगे। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको याद रखनी चाहिए और सीखनी चाहिए। लेकिन इसमें भी हेड एंड शोल्डर बन रहा है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सॉरी, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर। अच्छा, ये पैटर्न तभी कारगर होता है जब ये नीचे बने। अगर यही पैटर्न ऊपर बनता तो इससे हम बुलिश व्यू के लिए नहीं देख सकते, फिर ये शोल्डर बनना चाहिए था, हेड एंड शोल्डर बनना चाहिए था, इन्वर्टेड नहीं। एक शोल्डर यहाँ बनता, फिर इससे ऊंचा हेड बनता, फिर दूसरा शोल्डर यहाँ बनता, तो उसे हम गिरावट के लिए कंसीडर कर सकते थे। लेकिन नीचे जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है तो इसे हम अपर ट्रेजेक्टरी के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं आया है, बनिस्पत निफ्टी के। निफ्टी आप देख रहे हैं, इसमें ब्रेकआउट इस्टेब्लिश हो चुका था इस पॉइंट पे। स्टॉप लॉस इसमें अभी हिट नहीं हुआ है, ये इनफैक्ट ब्रेकआउट लेवल से भी काफी नीचे, लगभग 100 पॉइंट नीचे आपको मिल रहा है अभी। वही बैंक निफ्टी में इसका ब्रेकआउट अभी आया नहीं है। ये ब्रेकआउट के 70 होंगे निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में 46,950 का वो लेवल है, जिसके ऊपर जाके अगर निफ्टी क्लोज करता है आर्ली कैंडल्स पे, तो यहाँ पे मैं एक बाइंग की पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकता हूँ, जिसके लिए मेरा स्टॉप लॉस होगा ये लेवल, जो कि राइट शोल्डर का बॉटम है, 46,630, और मेरा जो टारगेट होगा वो होगा इक्विवेलेंट टू डेप्थ, यानी कि ये, इसको आप हमेशा यहाँ से प्रोजेक्ट कीजिए, जो कि ब्रेकआउट का लेवल है वहाँ से। तो लगभग आपको 47,700 के आसपास के टारगेट्स मिलते हैं, जो कि आप हमेशा ये मैजिक देखेंगे चार्ट्स पे, पैटर्न्स का ये मैजिक होता है कि जो भी प्रोजेक्शंस आते हैं रूल्स के हिसाब से,
वो प्रोजेक्शंस हमेशा अगले रेजिस्टेंस या नीचे के जो प्रोजेक्शन आते हैं वो नीचे के सपोर्ट के आसपास ही होते हैं। तो ये है वो प्रोजेक्शन जो कि इस रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है 47,700 के आसपास। आज डेट है 27 मार्च 2024। और आप देख लीजिए इस ब्रेकआउट के बाद ये यहाँ तक जाना चाहिए और निफ्टी यहाँ तक जाना चाहिए। स्टॉप लॉस निफ्टी का ये है 21,900 के आसपास, 21,950 के आसपास, सॉरी। आगे बढ़ते हैं फिर निफ्टी की तरफ। फिर निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न है। लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, ये डेप्थ, इसको यहाँ से, इसका भी अभी ब्रेकआउट नहीं आया है। यहाँ से इस लेवल के ऊपर हम ब्रेकआउट मानेंगे, इसको ऊपर हम प्रोजेक्ट करेंगे। 27/3 को हमने प्रोजेक्शन बनाई है, 27 मार्च 2024 को, और 21,155 के आसपास के इसके टारगेट्स बनते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू द डेप्थ ऑफ दिस हेड। मिड कैप निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है ये 10,532 का। अगर इसके ऊपर टिक के आर्ली क्लोज आता है तो इसमें भी सिमिलर टू इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सारे इंडेक्सेस में सेम ही पैटर्न बन रहा है। तो ये आपका होमवर्क है, इसमें आप लेवल्स खुद निकालिए, पैटर्न को खुद मार्क करिए। ये है मिड कैप 100। मिड कैप 100 में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन क्योंकि मिड कैप सेलेक्ट एक एफ एंड ओ इंडेक्स है, उसमें ट्रेड भी होता है, तो उसमें मैनिपुलेशन चालू हो जाती है, इंडेक्स मैनेजमेंट चालू हो जाती है। इस वजह से वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, लेकिन मिड कैप 100 को ये फॉलो जरूर करेगा। तो यहाँ हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है कि ये मिड कैप 100 की ट्रेजेक्टरी को फॉलो करे और इस ब्रेकआउट को दे दे। इस तरह के जब भी सिचुएशंस बनती हैं तो उसमें हम अटेम्प्ट कर सकते हैं एक छोटी क्वांटिटी के साथ ब्रेकआउट को प्रीएम्प्ट करने की। क्योंकि जब ब्रेकआउट आते हैं तो ब्रेकआउट हो सकता है एक ही कैंडल में यहाँ तक आ जाए, तो हमें एक सिग्निफिकेंट मूव नीचे से ही मिल जाता है। सिमिलर ग्राउंड्स पे स्मॉल कैप निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। अगर एक रेजिस्टेंस हम मार्क करें ये, तो इसका ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेकआउट के बाद वापस नीचे फिसल रहा है, लेकिन कुछ खास नहीं है, ब्रेकआउट की भी कोई इसमें खास सिग्निफिकेंस नहीं है, इतना ऊपर जाके क्लोज नहीं दिया इसने। और अभी एक शॉर्ट टर्म पे रेंज बाउंड ही इसे हम मान के चलेंगे। इसके अलावा हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट देख लेते हैं यूएसडी आईएनआर का। यूएसडी आईएनआर में आप देख पा रहे होंगे, इसे हम डेली चार्ट्स पे देखते हैं। यहाँ सबसे पहले एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना, यहाँ पे, यहाँ बना था। उसके बाद उसका ब्रेकआउट आया, वापस ट्रायंगल में आया, उसके बाद फिर से ट्रायंगल के ऊपर आया। यहाँ बहुत लंबे समय तक इसने ट्रेड किया है, लगभग अ, पिछले अगस्त से लेके और अब तक इसने इसी रेंज में ट्रेड किया है ब्रेकआउट के बाद। तो इतना लंबा टाइम जब निकल जाता है तो ब्रेकआउट से एक तरह से फेल मान लिया जाता है। ये पैटर्न अब फेल हो चुका है इसका, लेकिन फिर भी इस रेंज को इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे बड़े ही अच्छे मोमेंटम के साथ, और ये एक बहुत ही नेगेटिव संकेत था इंडियन मार्केट्स के लिए। ऐसे इस तरह के मोमेंटम के और ऐसे ब्रेकआउट का जहाँ पे सब लोगों ने मान लिया हो कि पैटर्न फेल हो चुका है, वापस अब डॉलर ऊपर नहीं जाएगा, तो ऊपर बहुत लोग जो है शॉर्ट पोजीशन में ट्रैप हो जाते हैं, और इन लोगों को ट्रैप कर देता है ये इस तरीके का मोमेंटम और इस तरीके का बड़ा ब्रेकआउट। लेकिन इस बड़े ब्रेकआउट के बावजूद ये वापस नीचे की तरफ फिसल रहा है, इसके लिए फॉलो अप बाइंग नहीं आई है और लोगों ने अपने शॉर्ट्स भी कवर अभी तक नहीं किए हैं।
इस तरीके के पैटर्न की वैसे तो एक ही काट होती है, जब इतनी ही बड़ी कैंडल, जो ये कैंडल है, इतनी ही बड़ी कैंडल इसके अगेंस्ट नीचे की तरफ की भी बनती है, लेकिन वो नहीं बनी है, तो पूरी तरह से सेफ अभी भी नहीं है। अगर डॉलर 83 को 83.5 को फिर से पार करके ऊपर अच्छे से टिक जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है कि ये 86 87 तक जा सकता है। और ऐसे केस में इक्विटी मार्केट्स के लिए हमेशा ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसको देख के सावधान रहें, इन इन लेवल्स पे नज़र रखें, जो ये मैंने मार्क किए हुए हैं। 82 83.4163 का स्पेसिफिकली ये लेवल है। अगर इसके ऊपर डॉलर इंडेक्स सॉरी डॉलर ट्रेड करता है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। उस पोजीशन में एक बार के लिए अपनी पोजीशंस, लॉन्ग पोजीशंस को आप संभाल के ज़रूर चलें। बहुत ही ज़्यादा सावधान रहें, स्टॉप लॉसेस के प्रति स्ट्रिक्ट हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो गिरावट ला सकती है बाजार। आगे बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया था कि ब्रेकडाउन आ गया है, उसके बाद अच्छा खासा नीचे फिसला है, और आप देखेंगे कि मार्केट में स्टेबिलिटी भी लौटी है, कुछ खरीदारी आई है, स्पेसिफिकली ब्रोडर मार्केट्स में, मिड कैप स्मॉल कैप में। अब यहाँ पे कल इसने फिर से एक पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न को कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, या इसे हम ये भी कह सकते हैं बुलिश थर्स्टिंग लाइन पैटर्न भी बन रहा है और एंगल्फिंग बन रहा है। एंगल्फिंग एग्जैक्टली तब बनता जब इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल पूरा कवर कर लेती, लेकिन यहाँ इन दोनों की बॉडीज के बॉटम एक ही जगह पे मैच हो रहे हैं, तो बुलिश थ्रस्टिंग लाइन कहेंगे इसे, एनगल्फिंग की बजाय। हो सकता है ये अपना अपसाइड ट्रेंड दोबारा से रिज्यूम करे, क्योंकि जब भी मार्केट में इनडिसाइसिवनेस या कोई बड़ा इवेंट आता है, जैसे कि इलेक्शन आने वाला है, तो वोलेटिलिटी अक्सर बढ़ जाती है। तो इससे ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे और मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। आपको जैसे ही लगेगा कि ब्रेकआउट आ गया, बाय करते हैं, तो मार्केट गिर जाएगा। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आते ही मार्केट रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तो इसे कहते हैं वोलेटिलिटी या चॉपीनेस। ऐसे केसेस में ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। ये ऑप्शन सेलिंग के लिए ऑप्टिमम टाइम होता है, वो भी हेज आयरन फ्लाइज वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप नेकेड लेंगे और किसी भी टाइम ब्रेकआउट एस्टेब्लिश हो गया, तो प्रीमियम्स अभी के लिए बहुत गिरे हुए हैं और वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और उस केस में आपको बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई ऑप्शन सेलिंग करे, तो भी हेज्ड पोजीशन बनाए, कोई दूर का ऑप्शन बाय कर लें उसके साथ। चलिए अब रुक करते हैं स्टॉक्स का। जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि आज टाइम कम है, मार्केट ओपन होने वाला है। डिक्सन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, हीरो मोटोकॉर्प, साथ में टीवीएस मोटर भी, ये बुलिश स्टॉक्स हैं मेरी नज़र में। इसके अलावा मेरी नज़र में जो बियर्स स्टॉक्स हैं वो हैं अशोक लेलैंड, रामको सीमेंट्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल और डीवी स्लैब। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।